और वो काम है उसकी कहानी को सुनना। और वक्त जैसे ठहर गया था, बस मौत ही है जो चल रही है और सीधा मेरी तरफ। हर सेशन के बाद लगता था अब और नहीं, पर हर बार कोई और मौत की कहानी सुनने को मिलती थी। हर सेशन लंबा होता जा रहा था, वक्त मिलता ही नहीं मुझे उससे अलग होने का। जिंदगी का सबसे बड़ा खेल चल रहा था और मैं उसका एक मजबूर हिस्सा बन चुका था। राजीव, मैंने कहा, पूरे सेशन सिर्फ इसी में गए हैं कि तुम लोगों की जिंदगी कैसे लेते हो, अजीबोगरीब तरीकों से। तुमने कभी अपने आप से सवाल उठाया, कभी खुद से पूछा? उसने मेरी आंखों में देखा, एक अजीब ठहराव के साथ, और फिर मुस्कुराया। डू यू थिंक आई हैव? उसका सवाल था, जैसे मैं थेरेपिस्ट नहीं एक लिसनर हूं, सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए। मैंने बस इतना कहा, तुम्हें एक शैतान जैसा टैलेंट है राजीव, सेम सिचुएशन दोहराने का, वो भी इंसानों के साथ। राजीव ने सर हिलाया, ना हाँ ना ना, बस एक ठंडी मुस्कान। और फिर उसने मेरी बात बीच में ही काट दी। हमारी कॉन्वर्सेशन पे कब का उसका कंट्रोल हो गया था। मैं गुस्से में था, पर एक अजीब सी क्यूरियोसिटी भी थी और एक अनसुना सा डर। मैंने छोड़ा उसे और सोचा कि कहने दो, सुनते हैं इस बार क्या लाया है। वो जगह याद है? राजीव ने पूछा। जहां मैं पहले रहता था। एक 3 स्टोरी पुरानी बिल्डिंग, टॉप फ्लोर, छोटा सा कमरे का घर, जैसे जिंदा लाश हो। सस्ता किराया था, बस एक चीज झेलनी पड़ती थी, एक पुराना लैंडलॉर्ड। क्या नाम था उसका? हाँ, महावीर सैपति। महावीर छोटी सी शॉर्ट्स में हमेशा घूमता रहता था, जैसे गोवा जाने का सपना देख रहा हो, पर अंदर से पूरा जहर। घर मछलियों के बदबू से भरा होता था। राजीव बोलता रहा, और महावीर को ये बात पसंद नहीं थी। वो चिल्लाता रहता था, मैं चुप रहता, पर मेरे अंदर कुछ पक रहा था। सारे नेबर्स जा चुके थे, मैं अकेला बचा था। शायद मैं ही सबसे ज्यादा टॉलरेट कर गया। महावीर का बेटा बड़ा हो चुका था, घर वही था, रूफटॉप खाली, जैसे उस जगह पे कभी किसी ने पैर भी नहीं रखा हो। और फिर एक दिन जब मैं अपने काम से वापस लौटा, महावीर उसकी कुर्सी पर बैठा था, दरवाजे के सामने, पूरा आंगन खाली। उसने मुझे देखा, आंखों में डर था और पहचान भी। राजीव उसके करीब गया, उसकी शर्ट पकड़ी, उसकी हिम्मत बिल्कुल खत्म, और वो उसकी कुर्सी से गिर गया। मैं उसे सीढ़ियों से खींचता हुआ ऊपर ले गया, जैसे वो मौत का रास्ता चढ़ रहा हो। वो जगह वैसी ही थी जैसे छोड़ी थी, धूल में ढकी, हवा में मछली की सूखी बदबू, और एक कोने में एक फिश स्केलर, पुराना, जंग लगा हुआ। तुम्हें क्या चाहिए? महावीर ने घबरा के पूछा। फिर राजीव का सवाल उठा, तुम सब कुछ दे सकते हो, पर कभी माफी मांगना सोचा है? उसके हाथ पैर पीछे बांधे फिशिंग रोप से। रोप इतना शार्प था कि राजीव के हाथ भी छिल गए। महावीर चीख रहा था, आंखों में डर लिए, पर मुझे सिर्फ एक चीज दिख रही थी, एक मछली जिसे काट कर साफ करना है बिना किसी शोर के। वो छोटी सी स्केलर उसके पैरों पर चलाई, जैसे स्केल उतारते हैं। उसकी खाल का पैटर्न निकलने लगा, फिर उसी जगह बार बार चलाया जब तक मांस खुलकर सामने ना आ जाए। उसकी खाल से खून बह रहा था, पर मेरे हाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर उसकी पीठ
मैंने धीरे से उसकी शर्ट उतारी और स्केलर घुमा दिया। चौड़ा एरिया था, साफ टारगेट, बिल्कुल परफेक्ट कैनवस जैसा। उसका पीठ अब छिल चुका था, अंदर से दिखने लगा जैसे मिट्टी के नीचे दबा हुआ कोई पुराना मुर्दा राज। मैंने छुरी उठाई, भारी ठंडा लोहा। ये छुरी मांस को नहीं, हड्डी तक काटने के लिए बना था, और मैंने उसे सीधा उसके अंदर उतार दिया बिना किसी हिचकिचाहट के। 200 बड़ा था, कंटेनर में नहीं जा रहा था। उसका स्पाइन निकाला, सर्वाइकल से लेकर टेल तक, जैसे कोई पाइथन का स्किन उतारता है। मैंने उसकी बॉडी टुकड़ों में काटनी शुरू कर दी। सबसे पहले पैर अलग किए, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। उसके बटक्स तक को स्कैपर से घिस दिया, एक भी लेयर नहीं छोड़ी। 200 का वजन अलग ही था, कंटेनर उसे ले ही नहीं पा रहा था, तो मैंने उसे घसीट के बाहर गिरा दिया धड़ से। फिर पीठ की हड्डी पकड़ी और धीरे धीरे खींचना शुरू किया, ऊपर से नीचे तक, जैसे किसी मरे हुए सांप की चमड़ी उतर रही हो। चिपकती चिपकती निकलती जा रही थी। मैंने उसकी बॉडी टुकड़ों में काटनी शुरू की। सबसे पहले पैर लग के, मांस जमीन से चिपका हुआ था, अंदर के ऑर्गन्स खुले पड़े थे जैसे किसी एग्जीबिशन में रखे हो। उसका सर अब भी झूल रहा था, सिर्फ एक पतली सी स्किन के लेयर से जुड़ा हुआ। मैंने उसको भी काट दिया और बाकी दोनों हाथ अलग कर दिए। हर टुकड़ा अलग कंटेनर में डाल दिया। वो सारे कंटेनर्स जो मैं कब से संभाल के रखता था, आज पहली बार काम आए। हर एक का अपना काम था, बस एक खाली था, सिर्फ उसके सर के लिए। उसके बालों को पकड़ के मैंने उसका सर उठाया जैसे कोई पुराना मैनिक्विन। आंखों में कोई रोशनी नहीं, बस एक बेजान सी शांति। फिर मैंने चिमटा उठाया, काम अभी बाकी था। फिर राजीव ने उसके दांत खींचने शुरू किए, एक एक करके, पहले सामने वाले, फिर साइड के। वक्त उसके पास था और ये काम उसे अजीब सा सुकून दे रहा था। तू तेरी खुश हो जाएगी, खुश हो जाएगी। राजीव हंसा, पर इसकी तो ऑलरेडी डेथ फेरी आ चुकी है। फिर उसका कटा हुआ सर उठाया और नीचे ले गया। गराज में एक ब्लू वैक्यूम सील्ड कूलर पड़ा था, लंबी यात्रा के लिए बिल्कुल रेडी। अंदर बियर कैंस भी थे। एक मैंने खोला, सिप लिया और उसका सिर कूलर में डाल दिया। गराज में बीच गियर पड़ा था, शायद महावीर का बेटा कहीं जाने वाला था। उसी वक्त वो आया और मैं छुप गया। उसने पैकेट रखा, कुछ देर बैठा, तब तक मैं वापस नहीं गया। पर एक गलती हो गई, कूलर का लिड में लॉक करना भूल गया। उसने जाते जाते एक बार पीछे देखा और उस कूलर के अंदर था और उस कूलर के अंदर उसके बाप का ठंडा होता हुआ चेहरा। आंखें खाली थी, जैसे वो कहीं दूर समंदर के बीच में खो गया हो। मैंने राजीव से पूछा, महावीर को मारने के बारे में क्या सोचा था तुमने? उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, सेटिस्फैक्शन मिला, जैसे एक पुराना रेडियो बंद कर दिया हो। बस कर रहा था और मैंने हमेशा के लिए ऑफ कर दिया। वो एक्सप्रेशन, उसके चेहरे पे एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने कोई ग्रेट काम कर दिया हो। लेकिन मेरे लिए ये सब समझना इंपॉर्टेंट था। इतना बड़ा स्टेप सिर्फ इरिटेशन की वजह से नहीं, कहीं कुछ और छुपा था।
कोई इंसिडेंट, कोई ट्रॉमा जो उसने कभी किसी से शेयर नहीं किया। पर राजीव ने इस पॉइंट को अवॉइड किया। बोला, अब बस, अब उसके बारे में क्या सोचना, वो तो गया, अगले टारगेट के बारे में बात करते हैं। हर दिन वो थोड़ा और एक्साइटेड लगता। मर्डर्स उसके लिए थेरेपी बन गए थे। वो सब कुछ ऐसे सुनाता जैसे किसी पुरानी डायरी के पेज पलट रहा हो। मुझे सुनकर समझ आ रहा था, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये उसका कन्फेशन है। इस बार उसने 3 लोगों को टारगेट किया। 3। पहली बार। नाम थे मिथुल, मेघना और प्रणव। राजीव के स्कूल के दोस्तों में से 3। एक्चुअली एक टाइम पे वो भी इनसे क्लोज था, पर धीरे धीरे ये तीनों उससे दूर हो गए। वो मुझे अजीब समझते थे। राजीव बोला, मुझे कभी ग्रुप में एक्सेप्ट नहीं किया। मैं उनके लिए एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बन गया था। राजीव के लिए दोस्ती सिर्फ एक याद रह गई थी, और वो भी दर्द भरी। फिर वो रीयूनियन के बारे में बताने लगा। तीनों दोस्तों का प्लान था एक छोटी सी गेट टुगेदर का। कारपूल करके मिलने वाले थे। राजीव को पहले से पता था, क्योंकि वो उन्हें ट्रैक कर रहा था, और उसने उनकी कार, वो पुरानी सी पीली मारुति स्विफ्ट जिसके बॉडी पे रंग भी चढ़ चुका था, राजीव ने उसी पे पूरा गेम सेट किया था। राजीव ने कार वॉश सेंटर में जॉब ले लिया था, सिर्फ इस कार तक पहुंचने के लिए। उसने विंडो, मोटर्स, वायरिंग और सिक्योरिटी सिस्टम टैंपर कर दिए थे, सब कुछ बिना किसी शक के। उसने क्लोरोफॉर्म वेपर का एक कनस्तर डैशबोर्ड के अंदर फिट कर दिया था। ये गैस जब इनहेल की जाए तो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में होश उड़ा देती है। कैनिस्टर डायरेक्टली कनेक्ट किया गया था एसी के वेंट और फुटवेल डक्ट से, और ट्रिगर बस एक्सीलेटर दबाना था। लेकिन ये तो सिर्फ आधा प्लान था। राजीव ने दरवाजे और विंडो मोटर्स भी डिसेबल कर दिए थे। एक फेक फ्यूज बॉक्स डिज़ाइन किया गया था जिसमें टिकिंग टाइमर था, जो एग्जैक्ट उसी दिन एक्सपायर होना था जिस दिन रीयूनियन प्लान थी। विंडोज सिर्फ लिमिटेड बाहर खुल सकती थी, और उनका टाइम आउट हो चुका था। अगर मैं एक किलर नहीं होता तो मैं कार वॉश में काम कर रहा होता। लेकिन कितना बोरिंग होता है ना? हाँ? रीयूनियन के दिन तीनों दोस्त कार लेकर एलए में आए। मेघना ड्रिंक कर चुकी थी, पूरी तरह आउट। मिथुल फुल चिल जोन में, और प्रणव भी सोबर था और स्टीयरिंग व्हील संभालता रहा। कॉर्नर में एक छाया राजीव चुपचाप देख रहा था, सांस भी संभाल कर ले रहा था ताकि कोई नोटिस न करे। जब प्रणव ने इग्निशन ऑन किया और एक्सीलेटर दबाया, गैस रिलीज हो चुकी थी। एसी वेंट से सफेद धुआं चुपके से फुटवेल में छाया बन के फैल गया। तीनों पैनिक में विंडोज खोलने की कोशिश करते रहे, पर विंडोज और दरवाजा अंदर से जाम हो चुका था, और राजीव का प्लान बिल्कुल टाइम पे एक्टिवेट हो गया। तभी राजीव सामने आया। फेस मास्क पहना हुआ था, आंखों में एक अजीब सी डरावनी शांति। प्रणव की नजर उस पर पड़ी, उसने पहचान लिया। आंखें चौंक कर फैल गई, लेकिन कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो बेहोश हो गया। राजीव ने धीरे से कार का दरवाजा खोला। मेघना भी बेहोश पड़ी थी, मिथुल भी हिल नहीं रहा था। सब कुछ एक साइलेंट फिल्म जैसा लग रहा था। उसने प्रणव को साइड में गिराया और ड्राइवर सीट संभाल ली। फिर बिना कुछ बोले कार ले गया एक पुराने सुनसान सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ। मैं पूछना चाहता था, राजीव अब क्या? इन्हें मारने का प्लान था? वो मुस्कुराया और बोला, ये तो सिर्फ उस दर्द का जवाब है जिसे इन्होंने कभी समझा ही नहीं। हमेशा नजरअंदाज किया मुझे। सीवेज प्लांट का अंधेरा और सुनसान था। राजीव ने कार वहां एक कोने में पार्क की, और फिर उसके हाथ में निकला एक प्लास्टिक रैप।
डक्ट टेप और एक छोटी सी बोतल हाइड्रोलिक एसिड की। मुझे डर लगने लगा था। राजीव ने पहले मेघना के हाथ बांधे, फिर उसका मुंह टेप से बांध दिया, फिर मिथुल और प्रणव के साथ वही किया। तीनों भी बेहोश पड़े थे। तब उसने कहा, मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, पर ये लोग कभी समझे ही नहीं। अब समझेंगे। राजीव ने बोला, वक्त आ गया था। तीनों ने मुझे साल भर तड़पाया। मैंने बस उनकी यादों को जला दिया। हाँ, जला दिया यादों को। मुझे समझ आ गया, राजीव के लिए ये कोई रेगुलर रिवेंज नहीं था, ये एक पर्सनल क्लोजर था। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, ये सिर्फ नेक्स्ट चैप्टर था। राजीव के लिस्ट में अभी और भी लोग थे। Eight. राजीव कार ड्राइव करके सीवेज प्लांट में घुसा। एक अंडरग्राउंड टनल थी। बदबू इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कार से उतरकर राजीव ने कुछ स्टील चेन्स खींची, जैसे ये सब कुछ पहले से ही प्लान किया गया हो। कार के दरवाजे खोले और तीनों दोस्तों को जमीन पर घसीटकर कार से नीचे गिरा दिया। जब कार रिवर्स की तो मेघना का हाथ टायर के नीचे आ गया, लेकिन राजीव रुका नहीं। उसने वही स्पॉट दोबारा प्रेस किया, जैसे किसी इंट्रूसिव थॉट ने उसे रोका ही नहीं। फिर कार अलग जगह पार्क की और जाके मेघना के हाथ को देखा। उंगलियां अलग हो चुकी थी और हाथ बीच से कुचली हुई थी। टायर मार्क्स खून से भर गए थे। वो चैन ले आया और तीनों दोस्तों के हाथ को बांध दिया। चैन लंबी थी, इसलिए तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, पर थोड़ा डिस्टेंस बना हुआ था। एक हैंडल भी था ताकि सबको एक साथ घसीटने में आसानी हो। मेघना थोड़ी होश में आई थी, लेकिन अभी भी बेहोशी और दर्द के बीच रो रही थी। सीवेज प्लांट के नीचे एक लेन में पाइपलाइंस थे जो गंदा पानी निकाला करते थे। राजीव ने तीनों को अलग अलग पाइप के सामने सेट कर दिया। गंदा पानी उनके ऊपर गिर रहा था और मेघना तो स्ट्रगल कर रही थी सांस लेने के लिए, जबकि बाकी दो बेहोश पड़े थे। राजीव ने तीनों के मुंह को पाइप के पास टेप से चिपका दिया। मुंह खुले थे और सारा गंदा कचरा और पानी उनके जिस्म के अंदर जा रहा था। थोड़ी देर बाद प्रणव और मिथुल ये दोनों भी होश में आ गए, लेकिन तब तक उनका चेहरा पहचानने लायक नहीं था। आंखें लाल, स्किन का कलर बदल चुका था। मिथुल ने चैन खींचने की कोशिश की। मुंह का टेप थोड़ा ढीला हो गया। प्रणव ने भी टेप हटा दिया। राजीव ये सब बस खामोशी से देख रहा था। तीनों उल्टी करने लगे। मेघना और प्रणव तो जैसे जिंदा लाश बन चुके थे, चेहरा सूजा हुआ, आंखों में सिर्फ लाल खून की लकीरें। सांस लेना मुश्किल बन चुका था। राजीव फिर कार उनके पास लाया। जब वो होश में ही थे, सबको पीछे की सीट पर डाला और कार स्पीड में ओपन सीवेज एरिया की तरफ ले गया। कार के अंदर सब कुछ गंदा हो चुका था। सीट पर उल्टियों के निशान, हवा में बदबू। वहां एक जाइंट क्रेन था। राजीव ने तीनों को कार से बाहर खींचकर गिरा दिया। एक बड़े शेडर मशीन के पास ले आया। शेडर एक मॉन्स्टर जैसी मशीन थी, जमीन तक आवाज कर रही थी। राजीव ने कंट्रोल रूम में जाके स्विच ऑन किया। मशीन घूमने लगी। राजीव धीरे धीरे क्रेन के कंट्रोल कैबिन में चढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे हर बटन, हर लेवल उसका पुराना दोस्त हो। उसने कंट्रोल्स को समझा। कुछ देर तक वो उससे खेलता रहा, जैसे किसी बच्चे को नया टॉय मिल गया हो। फिर उसने एक लंबे हुक को कार के छत पर लॉक किया। हुक ने छत को झटके से पकड़ा और कार का एक हिस्सा डर से छन्ना गया। नीचे मेघना, मिथुल और प्रणव की हालत खस्ता थी। तीनों कुछ रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हाथ पैर हिल रहे थे, लेकिन उनके जिस्म अब भी पूरे होश में नहीं थे।
बॉडी में जान जैसे छोड़ी गई थी, पर राजीव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने कार को धीरे धीरे हवा में उठाया, जैसे किसी कलाकार ने अपना मास्टरपीस ऊपर लिफ्ट किया हो ताकि सब उसे देखें। कार अब शेडर के बिल्कुल ऊपर थी। नीचे एक मॉन्स्टर मशीन अपना मुंह खोले खाली थी। बड़े बड़े ब्लेड्स घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मौत का नाच होने वाला हो। राजीव ने एक बार और लीवर खींची और कार सीधा उस शेडर में गिर गई। शेडर के ब्लेड्स ने कार को चबाना शुरू किया। कार के टुकड़े टुकड़े हो गए। हवा में पेट्रोल के छींटे फूट गए। फ्लेम का एक झलक निकला। एक पल के लिए लगा जैसे किसी रेव पार्टी में स्पार्कलर चला दिया हो। बस ये स्पार्क मौत का था। राजीव नीचे उतरकर प्रणव के पास गया। अब उसका चेहरा कोल्ड हो चुका था। इमोशंस का नामो निशान नहीं। उसने प्रणव के बालों में हाथ डालकर उसका सर सीधे उठाया। प्रणव ने थोड़ा बहुत रेजिस्ट किया, पैर झटके, हाथ हिलाए, लेकिन तब तक राजीव ने उसे शेडर की तरफ खींच दिया। उसके गाल ब्लेड के टोंग्स के बीच में आ गए। एक मेटल का छोटा पार्ट उसके गर्दन के नीचे आया और स्नैप! एक तेज आवाज के साथ प्रणव का सर उसके बॉडी से अलग हो गया। सर जमीन पर रोल करता हुआ गया। उसकी आंखें अब थोड़ी सी खुली थी। राजीव ने जैसे ट्रॉफी उठाई हो वैसे उसका सर उठाया और बिना किसी रहम के उसे शेडर में डाल दिया। सर कुछ सेकंड्स तक बाउंस करता रहा ब्लेड्स के ऊपर, जैसे कोई फुटबॉल हो, और फिर उसके टुकड़े हो गए और कुछ ही देर में सब कुछ गायब। फिर राजीव ने चैन उठाई। इस बार बीच में मिथुल था। एक तरफ मेघना और दूसरी तरफ प्रणव का हेडलेस जिस्म, एक धड़ जिस पे शरीर नहीं था। राजीव ने पूरे चेन को शेडर में डाल दिया। खून के छींटे शेडर और क्रेन पे फव्वारे की तरह उड़ रहे थे। मशीन ने सब कुछ, दोस्ती और यादें, सब तोड़ कर रख दिया। मेटल के कुछ टुकड़े और लाशों के कुछ हिस्से के अलावा कुछ नहीं बचा। राजीव के चेहरे पे कोई इमोशन नहीं था, जैसे ये कोई नॉर्मल दिन हो। उसने कहा, वो मेरी दोस्त थी। लास्ट मील। एक रीयूनियन। हम दोनों काफी देर तक चुप बैठे रहे। मैं सोचता रहा, ये सब सुनने के बाद क्या मैं नेक्स्ट हूं? मैंने उससे पूछा, तुमने ये सब मुझे बताया बिना किसी डर के, कैसा लग रहा है तुम्हें? राजीव बोला, मुझे समझ नहीं आता। तुम मुझे क्यों नहीं समझते? तुम तो मेरे दोस्त हो ना? हाँ? उसका सवाल मेरे लिए एक टेस्ट बन गया। घबराहट में मैंने हाँ कहा, पर उसने तुरंत कहा, झूठ बोल रहे हो? तुम डर रहे हो, जैसे मैं तुम्हारा थेरेपिस्ट हूं। वो अपने आप में इतना अवेयर था जैसे मैं उसकी गेम का हिस्सा हूं। एक प्यादा, एक लास्ट चेकमेट। एक ऑकवर्ड साइलेंस थी। मैं रूम से बाहर निकला, एक कलीग से मिला, बातें की। फिर उसने पूछा, तो वेकेशन कैसा था? मैं कंफ्यूज था। मुझे याद ही नहीं आया कि मैंने वेकेशन में क्या किया। मैं पागल हो रहा था। मैंने क्या किया था, कहाँ गया था, मैं कौन हूं? फिर याद आई, वर्क पे लौटने से पहले मुझे एक सेलिब्रिटी ने बुलाया था। उसने मेरा एनोनिमस आर्ट ऑनलाइन देखा था और उसका फेस स्कल्प करवाने के लिए मुझे भी बुलाया था। मैं एक होटल गया था। वहां जाके उसका फेस मैंने क्ले में मोल्ड किया था और अब मुझे वो क्ले याद आ रहा था, उसका टेक्सचर, उसकी आंखों का शेप, पर कुछ अलग था उस स्कल्पचर में। क्या मैंने किसी और चीज का चेहरा बनाया था? उसका नाम था प्रतिष्ठा रुक्मिणी। एक वक्त था जब उसकी हर एक बात मेरी दुनिया थी। उसकी डार्क स्किन, उसकी आंखों का काजल,
उसके बालों की खुशबू, सब कुछ डिवाइन था। मैं उससे मोहब्बत करता था, शायद कुछ ज्यादा ही। लेकिन जब उसकी सच्चाई मेरे आंखों के सामने आई, मेरी मोहब्बत एक तीखी जलन बन गई। उसने मुझे दुनिया से छुपा के रखा, जैसे जैसे मैं कोई कलंक हूं। फिर कुछ हफ्तों पहले मुझे पता चला उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। और अजीब बात यह थी कि मैं उसका एड्रेस पहले से ही जानता था। वो नहीं जानती थी कि मैं उसकी हर एक चाल देख रहा हूं दूर से। और उसी एड्रेस पर एक सैटरडे को मैं बिना किसी खबर के पहुंच गया। दरवाजे के बाहर ही बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। लग रहा था पड़ोसी भी परेशान हो चुके होंगे। मैंने दरवाजा नॉक किया 3 बार। हर नॉक के बीच में एक लंबी खामोशी, और फिर चौथी बार जैसे ही मैंने दस्तक दी, दरवाजा धीरे से खुल गया। प्रतिष्ठा सामने थी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, बालों में उलझन, हाथों में एक छोटा सा बच्चा जो लगातार रो रहा था। अंदर उसका पति डाइनिंग टेबल पर आराम से बैठा था, हाथों में चाय का कप, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बच्चा रो रहा है, बीवी थकी हुई है, पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक अजीब सी बेपरवाही। उसने पूछा, कौन है दरवाजे पे? लेकिन प्रतिष्ठा चुप रही। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था, इतना गहरा दर्द जैसे किसी ने उसका सांस लेना भुला दिया हो। उसका पति खुद दरवाजे तक आया, और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, एक पल के लिए सब कुछ रुक गया, जैसे उसकी रूह थर्रा गई हो। वो मुझे जानता था, पता नहीं प्रतिष्ठा ने उसे क्या बताया था, पर उसकी आंखों में पहचान थी, और शायद कुछ और भी, शर्म, डर और गिल्ट। मुझे समझ नहीं आया, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। गुस्सा था, दर्द था, धोखा था, सब कुछ एक साथ उबल आया। बिना सोचे, बिना किसी हिचकिचाहट के मैं उस पर टूट पड़ा। एक जोर का पंच, और वो सीधा जमीन पर, बेहोश, चुप, जैसे वक्त ही रुक गया हो। प्रतिष्ठा चीखने लगी, पर मुझे उससे सिर्फ बात करनी थी, सिर्फ जानना था क्यों उसने मुझे धोखा दिया, क्यों उसने किसी और को चुना। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसके हाथों का कंपन जैसे उसके अंदर की पूरी दुनिया हिला रही हो। मैं शांत आवाज में बोला, आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक, बस बात करनी है प्रतिष्ठा। लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ डर था। वो चिल्लाने लगी, हाथ झटकते हुए भागने की कोशिश करने लगी, पर मैं उसे रोक नहीं पाया, या शायद रोकना नहीं चाहता था। मैं उसे खींचकर डाइनिंग चेयर तक ले गया और उसे मजबूरी में बांध दिया। वो एक माँ थी, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक थकी, रोती, डर से जूझती औरत बन गई थी। पीछे बच्चा अभी भी रो रहा था, उसके चीखों में एक मासूमियत थी। लेकिन मुझे सिर्फ एक सवाल सुनाई दे रहा था, क्या ये मेरा हो सकता था? मैं उसके पास गया, उसे उठाया, उसके छोटी सी जान को हाथों में लिया, और एक पल के लिए लगा ये मेरी जिंदगी का हिस्सा हो सकता था। मैं किचन में गया, कुकर ढूंढने लगा। मन ही मन सोचा, आज मैं उसके लिए खाना बनाऊंगा, अच्छा पति बन के दिखाता हूं। मैंने उस बच्चे को स्लैब पर रखा, एक कुकर उठाया, पानी डाला, और फिर एक फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जिसका बोझ आज भी मेरे अंदर जिंदा है। और एक अजीब सी स्माइल के साथ उस बच्चे की तरफ देखा। मैंने उस बच्चे को कुकर के अंदर डाल दिया। और उस रात सिर्फ हवा नहीं, मेरी रूह भी चीख उठी थी। वापस डाइनिंग रूम में आया, उसका पति अब होश में आने लगा था। मैंने अपने बैग से क्ले का एक पैकेट निकाला, मेरा आखिरी मास्टरपीस, उसके लिए बनाया था, प्रतिष्ठा के लिए। मैंने मिट्टी को पानी से गीला किया और उस आदमी के चेहरे पर लगाना शुरू कर दिया। मिट्टी उसके नाक, आंख, माथा सब पर चढ़ने लगी। वो हिलता रहा, चिल्लाता रहा, मैं एक आर्टिस्ट हूं और यह आदमी
मेरा कैनवस। उसकी सांसें रुकने लगी, मिट्टी सूखने लगी। एक पत्थर जैसा चेहरा बन गया था, मेरी आर्ट का नमूना। मैं प्रतिष्ठा के पास गया। उसकी आंखों में अब डर से ज्यादा गिल्ट था। तुम उसके साथ खुश थी? क्या क्या एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? मैं उसके करीब गया, उसे गले लगाया। वो रोती रही। मैंने उसके गाल पे एक थप्पड़ मारा और फिर कहा, सॉरी। मैं भागा किचन की तरफ, कुकर का ढक्कन खोला और लाल खून की बूंदें हर तरफ छट गई, दीवार, स्लैब और प्रतीक्षा के चेहरे तक। वो चीखने लगी, पर उसमें आवाज नहीं थी। उसका सब कुछ, उसका घर, उसका परिवार मैंने छीन लिया था। पर क्या ये सब मेरी गलती थी? मैं तुरंत समझ गया, पुलिस। शायद किसी पड़ोसी ने चीखने की आवाज सुनकर बुला लिया था। दरवाजा तोड़ दिया गया और पुलिस आंधी की तरह घर के अंदर घुस गई। ये राजीव है, पकड़ो इसे, किसी ने चिल्लाया। मैं बालकनी की तरफ बढ़ा, लेकिन वहां ग्रिल्स लगी थी। एस्केप का रास्ता बंद। पुलिस ने मुझे जमीन पर गिरा दिया। मेरे हाथों में रस्सी डाली गई। मेरा चेहरा कपड़े से ढक दिया गया। बस सब खत्म हो गया था। मैंने एक आखिरी बार प्रतिष्ठा को देखा। वो अब आजाद हो रही थी, पर उसकी आंखों में सिर्फ टूटने का दर्द था। एक ऐसी खामोशी थी जो चीख रही थी, जैसे हर रिश्ता, हर याद, हर भरोसा उस पल में मर गया हो। वैन में मुझे डाला गया। एक पुलिस वाला बोला, पता नहीं ये आदमी आर्टिस्ट है या शैतान। दूसरा बोला, मैं इसके पास नहीं बैठूंगा। मैंने मुस्कुरा दिया, पता नहीं क्यों, शायद इसलिए क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका था। जेल के अंधेरे में मुझे एक आवाज सुनाई दी, हेलो राजीव, मैं हूं तुम्हारा थेरेपिस्ट।